हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन में। तो देखिए, आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जो टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की, ठीक ना। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की, थर्ड ईयर नहीं, थर्ड सेमेस्टर, ठीक ना, केमिस्ट्री की है। और केमिकल डायनेमिक्स आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और देखिए यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स ये वाला चैप्टर लिया गया है, केमिकल काइनेटिक्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं। अगर इसके पहले की वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं, 2-3 लेक्चर दिए हैं, अगर वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक ना। पार्ट 3 है, देखिए ये वाला पार्ट 3 है यूनिट 1 का, ठीक ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, पहले इसको हम जानेंगे। तो देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज, मतलब अभिक्रिया की कोटि, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि। आप पढ़े होंगे कक्षा 12 में, ठीक ना, कक्षा 12 में पढ़ कर आए हैं अभिक्रिया की कोटि, ठीक। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो नंबर होता है रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की संख्या, ठीक ना। पार्टिकल, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ORR आयंस हुज कंसंट्रेशन हैज बीन चेंज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन में चेंजिंग होती है, ठीक ना, उसके आधार पर जो कंसंट्रेशन होता है उसके आधार पर ऑर्डर निकाला जाता है। और जो इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टर्म, ठीक ना, जो आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन की कोटि होती है वह एक मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक ना। एक क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, न कि वो क्या होती है, हम उसको उस तरीके से देख कर नहीं पता कर सकते हैं। उसका हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाकर वो वैल्यू मिलती है, ठीक ना। तो ऐसे अंदाजे हम पता नहीं कर सकते। तो इस परिभाषा को आप एक बार हिंदी में सुन लीजिए, ठीक ना, कि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों पर लगाई गई घातों का जो योगफल होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ठीक ना। जो किसी अभिक्रिया में जो अभिकारकों का जो योगफल होता है, घातों का योगफल, वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नोट्स में यहाँ पर लिख लिया गया है नोट, ठीक ना। नोट में देखिए, इन ए केमिकल रिएक्शन gaseous molecules and water molecules कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर, यानी कि जो कोटि की जो अभिक्रिया की कोटि है जिसका मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, उसमें आपका जो केमिकल जो गैसियस मॉलिक्यूल है और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते, कैन नॉट पार्टिसिपेट, ठीक ना। वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर आपका तीनों गैस है तो उसको हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर वह वाटर है, वाटर को भी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट एक्सप्रेशन, ठीक ना, इन रेट एक्सप्रेशन की आज आप वीडियो नहीं देखें तो वहाँ पर देख लीजिएगा, जो दर का नियम है, ठीक ना, वो उसका। तो ये क्या कहता है, देखिए जो dx/dt होता है और जो इस पर लगाए गए घात होते हैं, ठीक ना, ये क्या होता है, इसके लगाए गए घात है A और B, ठीक ना। ये क्या है, ये देखिए आपका रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B है, उस पर लगाई गई घात A है, स्मॉल a और स्मॉल b है, ठीक ना, ये होता है। और देखिए जब इसका आर्डर आप निकालेंगे तो यही घातों का योग हो जाएगा A + B। तो यहाँ पर देखिए आर्डर जब निकालेंगे तो आर्डर इक्वल टू A + B, यही घातों का योग है, ठीक ना। ये हो गया आपका। अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल में आती है। तो देखिए यहाँ पर H2 + Cl2 गैस दिया गया है, H न्यू है, फिर यहाँ पर 2HCl गैस है, ठीक ना। तीनों गैस के रूप में है, तीनों क्या है, गैस के रूप में है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका पहले मॉलिक्यूलरिटी आपको बता दूँ, आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये वाला और ये वाला कितना है, तो इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 1 मिल के कितना हुआ, 2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, 2 हुई, ठीक ना। और ऑर्डर कितना हुआ, 0, क्योंकि हम बताए थे वहाँ पर नोट में लिखवाए थे कि 0, जिसका मतलब जो गैस होते हैं, गैस अगर तीनों टर्म गैस हैं तो ये क्या करेंगे, 0 ऑर्डर होंगे, ठीक ना। तो ये 0 ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक ना। या फिर हम इस तरह कह सकते हैं, इसको हम देख कर नहीं पता कर सकते, देख कर तो पता नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़, ये पॉइंट अगर आप लोग नोट कर लिए तो आप मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी वैल्यू को, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है और Cl2 अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं और इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक ना, इसके कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, इसके कंसंट्रेशन को नहीं चेंज कर रहे हैं,
और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हो रही, ठीक ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक ना। और देखिए अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं हो पा रही है, तब भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक ना। अगर हम इसमें चेंज कर रहे हैं, इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं और इसमें चेंज हो जा रहा है, इसमें चेंज हो जा रहा है, तो ये वन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और देखिए इसमें भी चेंज कर रहे हैं, इसमें भी चेंज कर रहे हैं और इसमें भी चेंज हो जा रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक ना। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए दूसरा NH2 2NH2 यानी कि ये भी गैस है। N2 ये किस में टूटा, N2 और H2 में, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है। नोट के अनुसार ये क्या है आपका मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी होगी, देखिए इसके आगे कितना लगा है 2 लगा है, तो इसका यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2NH3 है ना, तो 2 इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी। और देखिए आर्डर क्या होगा, आर्डर देखिए यहाँ पर आर्डर इसका क्या होगा कि यहाँ पर भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस है, और ये क्या हो जाएगा आर्डर 0 हो जाएगा, ठीक ना। या फिर कह सकते हैं कि इसमें हम चेंजिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम चेंज नहीं कर पा रहे, इसमें चेंजिंग कुछ चेंजिंग नहीं हो रही, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, आर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक ना। जीरो ऑर्डर मतलब हम आर्डर इसका बता रहे हैं, ये आर्डर हो गया, ठीक ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए C12H22O11 और प्लस H2O ले लिए, तो इसमें हम जल को तो लेंगे ही नहीं, यहाँ पर आपको नोट में लिखवा दिया गया कि जल को आपको नहीं लेना है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, मॉलिक्यूलरिटी तो सेम आएगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, तो कितना हो गया मॉलिक्यूलरिटी 2 आ जाएगी, एक ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और देखिए ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, और ये बनेगा क्या है, ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक ना। मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई 2 आई, आर्डर कितना आया 1 आया, कौन सा आर्डर 1 आर्डर, क्योंकि ये देखिए एक ही है, और ये H2O क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका वाटर है, तो वाटर को हम कहते हैं कि पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक ना। फिर अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल ले लिए हैं कि CH3COO C2H5 प्लस H2O और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, डाइल्यूट का मतलब क्या जानते हैं, तनु H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकाली जाए, तो मॉलिक्यूलरिटी देखिए एक गो मॉलिक्यूल इधर है पूरा, ये इसके आगे एक है, तो एक मॉलिक्यूल, और ये एक मॉलिक्यूल, तो कितनी हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी इसकी, मॉलिक्यूलरिटी आपकी आ जाएगी इसकी 2, ठीक ना। 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और देखिए आर्डर कितना आ जाएगा, आर्डर आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आर्डर में, वाटर को और गैस को नहीं करते हैं, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक ना। जो रिएक्टेंट होता है, जो अभिकारक होता है, उसके कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है, ठीक ना। अब देखिए डज नॉट यानी कि डिपेंड नहीं करता है, ठीक। देन सच रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर एक परिभाषा और यहाँ पर है, अभी मैं हिंदी में भी आपको समझाऊंगा। देखिए इफ़ द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन गिवन रेट एक्सप्रेशन इज जीरो देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी जीरो, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट है उसके जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन से अगर हम निकालेंगे, तो उसका अगर ऑर्डर जो होगा 0 आ जाएगा, तो उसका जो कंसंट्रेशन अगर 0 आ जाएगा, जो रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाएगी, अगर 0 हो जाएगी, ठीक ना, 0 के बराबर होगी, तो क्या कहलाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। या फिर कह सकते हैं वह अभिक्रिया, हिंदी में वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। कहाँ पर, अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो रिएक्टेंट है उस पर, ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता पर जो निर्भर नहीं करता है, ठीक ना, उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार का आप मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल लेना है जिसका ऑर्डर क्या हो 0, ठीक ना।
तो यहाँ पर देखिए हम N2+O2 लिए, N2+O2 लिए हैं और बना क्या 2NO, यहाँ पर गैस 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 है, ठीक ना, तीनों क्या है गैस 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 है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इस प्रकार से निकालें कि N2 को अगर हम चेंज कर रहे हैं और O2 को नहीं चेंज कर रहे हैं और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो ये कौन सी आर्डर रिएक्शन होगी, जीरो आर्डर रिएक्शन होगी। कौन सी आर्डर रिएक्शन होगी, जीरो आर्डर रिएक्शन होगी, ठीक ना। तो इसमें अगर आप चेंज कर रहे हैं और इसमें भी चेंज कर रहे हैं और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो तब भी जीरो आर्डर रिएक्शन होगा। अगर आप इसमें चेंज कर रहे हैं, इसमें नहीं चेंज कर रहे हैं और इसमें चेंजिंग हो जा रही तो मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन होगा, ठीक ना, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। इसमें चेंज कर रहे हैं, इसमें भी चेंज कर रहे हैं और इसमें भी चेंज हो रहा है तो सेकेंड कोटि की अभिक्रिया होगी। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिए हम, शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिए। तो आर्डर इसका किस रिएक्शन मतलब आर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, आर्डर ऑफ इसका क्या हो जाएगा, ये कौन सा आर्डर हो जाएगा, जीरो आर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक ना, कौन सी जीरो आर्डर रिएक्शन हो जाएगा। आपको समझ में आ ही गया होगा कि जीरो कहाँ से आया, क्योंकि इसका जो जीरो है इसका भी जीरो है, तो इसका पावर जीरो प्लस इसका पावर जीरो बराबर इसका पावर, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, आर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो आर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है कि 2SO2 यानी कि SO2 लिए हैं प्लस O2 किए हैं, फिर SO3 बन गया है, दो से क्या किए संतुलित कर दिए हैं, ठीक ना। फिर ये गैस और इसका जो पावर है ये पावर आप कितना है, जीरो है, ठीक ना, ये जीरो है प्लस क्या है, जीरो है, जीरो प्लस जीरो बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो आर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक ना। जीरो आर्डर रिएक्शन एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसा ही लेना पड़ेगा जीरो आर्डर रिएक्शन के लिए। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसके अगली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट, यानी कि जो दर स्थिरांक होता है, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहते हैं, उसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन। अब आपका मेन रिएक्शन सूत्र आएगा, ठीक ना, मेन सूत्र आएगा इसका। देखिए पहले तो आपको मानना लेट द गिवन रिएक्शन इज ए जीरो आर्डर रिएक्शन, यानी कि हम एक माने हैं जिसका जीरो आर्डर रिएक्शन, जो क्या है जीरो आर्डर रिएक्शन। तो ए है, ये क्या है रिएक्टेंट है और बन क्या रहा है, प्रोडक्ट बी बन रहा है, ठीक ना, ये जीरो आर्डर रिएक्शन मान लिए हैं। और देखिए आगे मानेंगे लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए इक्वल टू बी, ठीक ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ए इक्वल टू बी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपका ए है उसको हम ए स्मॉल ए से दर्शाएं, यानी कि इसमें भिन्नता होनी चाहिए, ठीक ना। और बी जो है, बी का जो है ये फाइनल कंसंट्रेशन है, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, जीरो है। क्यों, क्योंकि ये जो इनिशियल ये अभी शुरुआत हुई अभिक्रिया और शुरुआत होने में इसका ए मान लिए और ये शुरुआत हुई तभी पूर्ण नहीं हुई, कुछ नहीं बना है तो जीरो, ठीक ना। आफ्टर टी टाइम, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आफ्टर टी टाइम, तो आफ्टर टी टाइम का मतलब कुछ समय पश्चात या कुछ समय बाद। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स और ए यहाँ पर एक्स, ठीक ना, यानी कि देखिए ये क्या है एक्स, ए जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन है ये कितना है एक्स है और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है ए है। तो ए माइनस एक्स, ए में से आप कितना घटा देंगे, एक्स घटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक ना, क्या आ जाएगा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ जीरो आर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर रेट ऑफ जीरो आर्डर रिएक्शन से हम लोग चलेंगे, ठीक ना, किसके, रेट ऑफ जीरो आर्डर रिएक्शन से चलेंगे। तो देखिए dx/dt किसके डायरेक्टली समानुपाती किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए माइनस एक्स, यानी कि जो आपका जो रिएक्टेंट था, ठीक ना, जो आपका रिएक्टेंट आप देखे होंगे इस प्रकार से करके लिखा गया था, ठीक ना, ए और बी करके। तो यहाँ पर ए है तो ए ही लेंगे, जो रिएक्टेंट आपका ए है तो ए ही लेंगे, और ए का जो वैल्यू है कितना, ए माइनस एक्स है तो ए माइनस एक्स लिए। और किस आर्डर की रिएक्शन है, जीरो, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, जीरो आर्डर की रिएक्शन है तो जीरो लगा देंगे, ठीक ना, तो ये जीरो आर्डर रिएक्शन हो गया। अब ये देखिए प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नियतांक आता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक ना, ये कुछ जब यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ जाएगा के, हम क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, ये पावर में जीरो रहेगा ही, और ये कांस्टेंट आ गया के, ठीक ना, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिख भी दिए हैं वेयर के इक्वल टू रेट कांस्टेंट, क्या है, रेट कांस्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए आप जानते हैं कि जीरो किसी के पावर अगर जीरो यानी कि ए के पावर जीरो है तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाता है, ठीक ना, अरे तो एक है ये। अगर दो के पावर जीरो है तो दो का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर बी के पावर जीरो है तो बी का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक ना। अगर किसी भी संख्या के पावर आप जीरो करते हैं, ये जानते होंगे, तो उसका मान क्या होता है, जीरो हो जाता है। उसी प्रकार से देखिए ये पूरे के पावर क्या है, जीरो है, ठीक ना, तो पूरे के पावर जीरो है तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और एक इंटू में के, यानी कि के आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, dx/dt क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक ना।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पर dx है और k है, तो k को इधर dt को इधर भेज दीजिए। यहाँ पर भाग कर रहा है जो इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx इक्वल टू के डी टी, ठीक ना, dx इक्वल टू के डी टी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर आन इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आन इंटीग्रेशन कर दिए, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिए, dx के इंटीग्रेशन dt, ठीक ना। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ये तो आप लोग जानते हो, मैथ के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे, और केमिस्ट्री के भी होंगे तब भी जानते हैं, क्योंकि ये आगे आ चुका है आपके, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आपका इंटीग्रेशन होता है x होता है इक्वल टू, ये देखिए k क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो k आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो dx dt का कांसंट्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का होता है t, ठीक ना, dt का क्या होगा, t होगा, प्लस में i क्या होता है, i एक इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है i, तो यहाँ पर लगा देते हैं i, ठीक ना, प्लस में i लगा दिए, कांस्टेंट इंटीग्रेशन है। अब देखिए ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने। अब देखिए इफ़ x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप एक की किसी i की वैल्यू निकाल लेंगे। i को क्या निकालना है, i की वैल्यू निकाल लेंगे। तो i की वैल्यू जब निकालेंगे वहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर बात की गई है k की, यानी कि कांस्टेंट की बात की गई, कैलकुलेट द क्या रेट कांस्टेंट ना, कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट कर रहे हैं। तो जो आप दो कांस्टेंट है इसमें, देखिए के भी कांस्टेंट है और आई भी कांस्टेंट है। तो आई जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और के की बात की जाए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर नहीं सकते, इसी का हम मान निकाल के जीरो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 रखेंगे, t इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू टी, और t का मान क्या है 0, तो k गुणे 0 हो जाएगा, प्लस आई है तो आई लिख दिए। अब देखिए आई बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 गुणे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर आपका आ जाएगा 0। अब देखिए एकदम मेन चीज़ बचा है सिर्फ। अब देखिए आई बराबर 0 आ गया, तो आई बराबर 0 यानी इक्वेशन नंबर 2 में आई बराबर यहाँ पर 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू के टी प्लस 0, के टी प्लस 0, तो 0 का मान कुछ नहीं, ठीक ना, मतलब कुछ नहीं। तो k यहाँ से k बराबर निकालेंगे, तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर x अपान टी, यानी कि t इधर चला जाएगा तो x अपान में हो जाएगा, ठीक ना, x अपान टी हो जाएगा, k बराबर x अपान टी। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल सूत्र आ गया ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक ना, k बराबर x अपान टी आ जाएगा। अभी यही नहीं, अभी और बचा है, ठीक ना, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा और बचा है। क्या बचा है, हाफ पीरियड जो है, हाफ पीरियड अभी आपको पढ़ाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड का मतलब समझ रहे हैं, हिंदी में अर्ध आयु काल आप पढ़े होंगे, ठीक ना। अर्ध आयु काल आपको मैं पढ़ा दूं फिर से, अर्ध आयु काल। तो देखिए द टाइम पीरियड इन विच ए गिवन सब्सटेंस, ठीक ना, ए गिवन सब्सटेंस हैज बीन डिसोसिएटेड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टी हाफ, ठीक ना, t1/2, यानी कि t कितना है, t हाफ। इससे हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। इनिशियल वैल्यू होती है उसको अभी हम बता रहे हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पर देखिए t इक्वल टू आपको t हाफ लेना पड़ेगा और x इक्वल टू क्या लेना है, 1/2 लेना पड़ेगा, ठीक ना। ये जो आपका इनिशियल है, ये क्या है, इनिशियल है। अभी मैं आपको बताया था जो इनिशियल था वो क्या था, a था, ठीक ना। अब अगर इसका मान अगर निकालेंगे तो x माइनस a हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये क्या है, x इक्वल टू हमें रखना है यहाँ पर a/2 रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए वी नो दैट लिखा हुआ है, भले ही हम लोग कुछ जानते हो चाहे नहीं जानते हो, यहाँ पर लिखा है वी नो दैट, ठीक ना। हम जानते हैं कि k इक्वल टू x/t होता है। अरे भाई तो जानते हैं, अभी पढ़ कर आए ना, तो जानेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो ये अभी सूत्र आया था, अभी हम प्रूव करवाए हैं, डेरिवेट करवाएं इसको कि k इक्वल टू x/t, ठीक ना। अब वैल्यू आपको तो बहुत आराम से रखना आता होगा, t इक्वल टू t हाफ रखना है और x इक्वल टू 1/2 रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम रख देते हैं, यहाँ पर k है तो k को छूना भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको रख कर बता दें कि इसी तरह समझा दें, ठीक ना। तो देख लीजिए थोड़ा सा टाइम कम है और इसी तरह समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए k इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू वो a/2, तो a/2 रख दिए, बटे है तो यहाँ पर पूरा का बटे किए और t की वैल्यू रखें t हाफ, तो t हाफ हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, आपका सूत्र आ जाएगा
टी हाफ, ये इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, ठीक ना। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर, टी हाफ हो जाएगा, टी हाफ बराबर हो जाएगा ए अपान, ये गुणा इधर कर जाएगा 2k हो जाएगा, ठीक ना, ए अपान 2k हो जाएगा। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्ट आपको ये कुछ समझ में आया कि नहीं। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल एक बार मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ कि जो अर्ध आयुकाल होता है, ठीक ना, ये पूरा जो इनिशियल आपका इनिशियल वैल्यू होता है उसी का हाफ वैल्यू होता है। इनिशियल वैल्यू यानी कि जो ए होता है इसी का हाफ वैल्यू, यानी कि देखिए ये इनिशियल हो गया और इसका हाफ यानी कि a/2, ठीक ना। यही होता है हाफ पीरियड यानी कि हाफ लाइफ पीरियड, ठीक। अब थोड़ा सा देखिए इसका कैरेक्टरिस्ट में थोड़ा सा आज ये कैरेक्टरिस्ट ये थोड़ा सा बचा है। तो यहाँ पर देखिए पहली पॉइंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ए इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि ये डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये क्या करता है, ए पर डिपेंड नहीं होता, इनिशियल कंसंट्रेशन नॉट डिपेंड, यानी कि देखिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रपोर्शन लगाकर इसको हम काट दिए, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर दिखाएं आपको तो देखिए k = x/t, इसमें ए की व्याख्या नहीं की गई या फिर एक कहीं पर लिखा भी नहीं गया, इसलिए हम क्या किए हैं, इसको इंडिपेंडेंट कर दिए हैं कि किसके, ए के, इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक ना। दूसरा है हाफ लाइफ, यानी कि जो हाफ लाइफ पीरियड है तो किस पर डिपेंड करता है, ए पर, ठीक ना, इनिशियल कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड होता है, ठीक ना। जो हाफ लाइफ पीरियड है इनिशियल कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड। देखिए यहाँ पर जो हाफ लाइफ पीरियड आया आपका, देखिए ये ए में आया, ठीक ना, हाफ यानी कि टी हाफ बराबर क्या है, a/2k आया है, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, डिपेंडेंट होगा, ठीक ना। तीसरी पॉइंट है यूनिट आप कैसे निकालेंगे, तो यूनिट आप देखिए निकालें, ये क्या है यूनिट, क्या k = x/t सूत्र है, k = x/t और x क्या है, मोल, ये x क्या है, कंसंट्रेशन, ये x क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बराबर होता क्या है, मोल बटे में लीटर, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर, और टी है टाइम है तो टाइम लिख दिए। अब देखिए मोल, यहाँ पर मोल इंटू लीटर इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा लीटर इन्वर्स और ये ऊपर जाएगा तो टाइम इन्वर्स हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप पहले ही वीडियो देख लीजिए, पहली दूसरी वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक ना। तो उन वीडियो को देखकर इसको देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। अगर आपको तनको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। सेकेंड ईयर मतलब जो आपका ये सेमेस्टर वाइज हुआ है इसको मैं पूरा समाप्त करूँगा, ठीक ना, पूरा विश्वास करिए।